दोस्तों नमस्कार। लैटिन में एक मैक्सिम है कि लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट, यानी कानून सजग लोगों की मदद करता है, आलसी लोगों की नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका कोई सिविल केस पेंडिंग है या फैमिली कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो और आपके विजिलेंट रहने के बावजूद वो केस लंबा ही खिंचता जा रहा है, चाहे वो हड़ताल की वजह से हो या एडवोकेट अवेलेबल ना होने की वजह से या कभी जजेस के छुट्टी होने पर की वजह से या किसी भी अन्य कारण से, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कारण जिनकी वजह से आपका केस डिले होता है और कैसे हम उन कारणों को हटाकर अपना केस जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। सिविल केस के शुरू होने से लेकर उसके अंत तक की सारी प्रोसीडिंग्स में हम क्या गलतियां करते हैं और कैसे उन गलतियों को हटाकर हम अपना केस शीघ्र अतिशीघ्र डिसाइड करा सकते हैं, वो बेहतरीन तरीके आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोर्ट आपका केस मेंटेनेबल पाती है तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है सर्विस ऑफ अपोजिट पार्टी। इसलिए याद रखिए कि आप हमेशा अपने अपोजिट पार्टी के सभी एड्रेसेस कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रखिए, ताकि उसके अगर एक एड्रेस पर सर्विस ना भी हो पाए तो दूसरे एड्रेस पर सर्विस हो जाए। साथ ही साथ आपको कोर्ट से ये भी दरख्वास्त करनी है कि वो सभी मोड्स से अपोजिट पार्टी की सर्विस का ऑर्डर कर दे, जैसे कि पीएफ, आरसी, अप्रूव्ड कोरियर, अफिक्सेशन, ईमेल, स्पीड पोस्ट, दस्ती, और कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप से सर्विस भी अलाउ की है। तो ये अपने सभी मोड से अपने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करनी है। पीएफ हमेशा टाइम से फाइल कर कीजिए और www.indiapost.gov.in पर आप उसकी सर्विस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उसको समन्स की सर्विस दूसरी पार्टी को हुई है या नहीं हुई। पोस्टल स्टैम्प्स हमेशा अपनी पूरी लगाइए। कई बार डेफिशिएंट वैल्यू के स्टैम्प्स लगने होने की वजह से दूसरी पार्टी को एनवलप जा ही नहीं पाता। अगर डिफेंडेंट उस एड्रेस पर रहता हुआ नहीं पाया जाता तो आपको टाइमली पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर के द्वारा सब्स्टिट्यूट सर्विस के लिए एप्लीकेशन मूव ऑन कर देनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी सर्विस की जा सके। रिफ्यूज़ल भी सर्विस के दायरे में आती है। ट्रैक रिपोर्ट आप खुद भी कंसाइनमेंट नंबर डालकर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं और साथ में एफिडेविट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिससे कि एक अगर कोर्ट में रिपोर्ट ना भी आए पाए वापस तो वो भी आपका एफिडेविट सर्विस माना जाएगा। दोस्तों, केस की अगली इंपॉर्टेंट स्टेज है सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ पिटीशन एंड एप्लीकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स। दूसरी पार्टी जिस ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा केस को डिले करती है वो यही है कि उन्हें पिटीशन की कॉपी प्राप्त नहीं हुई या किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई, या कॉपी प्राप्त हुई है तो वो लेजिबल नहीं थी, यानी कि पढ़े जाने योग्य नहीं थी। तो इसका आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी दूसरी पार्टी को जब समन जाएंगे तो आप अगर दस्ती सर्विस है तो आप दूसरी पार्टी से नंबर ऑफ पेजेस फ्रंट बैक मिलाकर और कॉपी लेजिबल है, प्राप्त हुई है, प्रॉपर इसकी एक्नॉलेजमेंट करा लें, सिग्नेचर करा लें विद डेट कि उन्हें सभी डॉक्यूमेंट्स की और पिटीशन की कॉपी, एप्लीकेशन की कॉपी सब प्राप्त हो चुकी है, ताकि वो इस ग्राउंड पर केस को लिंगर ऑन ना कर सकें। इस बात का आपने पूरे केस के दौरान ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी है तो उसकी एडवांस को भी दूसरी पार्टी को बाई स्पीड पोस्ट ज़रूर भेज दें, ताकि वो ये एक्सक्यूज़ ना ले पाए कि उन्हें कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से वो जवाब फाइल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपके केस में कोर्ट द्वारा क्या ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। आप www.ecourts.gov.in पर जाकर अपने केस की डेट की हर ऑर्डर शीट को पढ़ सकते हैं, और साथ ही एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए ई कोर्ट्स के नाम से एप्लीकेशन आती है, जिसमें आप अपने केस के ऑर्डर्स का स्टेटस जान सकते हैं और उसमें नेक्स्ट डेट के बारे में भी पता कर सकते हैं। जजेस कब छुट्टी पर होते हैं ये भी सारी जानकारी उस ऐप में दी गई है। डेट के बाद आपको अपने एडवोकेट से हमेशा कंसल्ट करना है कि आपके केस में क्या हुआ है और आपके बिहार पर अब उसमें क्या किया जाना है। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट स्टेज होती है रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर। दूसरी पार्टी आपके केस का प्रत्युत्तर फाइल करती है, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। आपने कोर्ट से इस स्टेज पर यह दरख्वास्त करनी है कि रिटन स्टेटमेंट की एडवांस कॉपी आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 15 दिन या 1 महीना पहले ही सप्लाई कर दी जाए, ताकि इन बिटवीन आप उसका रेप्लिकेशन तैयार कर सकें और कोर्ट में फाइल कर सकें। और साथ ही साथ आप रेप्लिकेशन अगर एडवांस में जल्दी तैयार हो जाता है तो आप दूसरी पार्टी को इसकी एडवांस कॉपी भी सप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट डेट पर इसे कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ताकि आपकी एक डेट वेस्ट होने से बच जाए।
दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट स्टेज है एडमिशन डिनायल, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस। एडमिशन डिनायल कई बार कोर्ट्स ओवरबर्डन होने की वजह से ये स्टेज स्किप भी हो जाती है, लेकिन आपने ये स्टेज पर ज़रूर डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन डिनायल करवाना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी एडमिट कर लेती है उसके रिगार्डिंग आपको विटनेस बुलाकर उन्हें प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए आपको एक गैर ज़रूरी विटनेस को ना बुलाने से कोर्ट का समय बचता है और आपकी प्रोसीडिंग्स जल्दी आगे बढ़ती हैं। इसके साथ ही आपको उसी दिन प्रपोज्ड इश्यूज़ बनाकर लेकर जाने हैं ताकि कोर्ट्स उनके बेसिस पर इश्यूज फ्रेम कर सके और केस आगे बढ़ सके। कई बार कोर्ट्स ओवरबर्डन होने की वजह से इश्यूज फ्रेम नहीं कर पाती और वो डेट वेस्ट चली जाती है। इसलिए आप प्रपोज इशू फाइल कर देंगे तो कोर्ट को इश्यूज फ्रेम करने में सुविधा रहेगी। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के 14 दिनों के भीतर आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करनी होती है। ये काम भी आप उसी दिन ही कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अपनी गवाही में किन्हें किन्हें एज ए विटनेस पेश करना है। तो ये आप उसी दिन फाइल करके दूसरी पार्टी को साथ ही साथ कॉपी सप्लाई कर दें तो ये आपका केस 3 डेट का काम आपका एक ही डेट पर हो जाएगा और केस जल्दी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों सिविल केसेस में एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेसेस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल होता है, लेकिन दूसरी पार्टी उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कई बार कोर्ट में ओवरबर्डन होने की वजह से गवाही नहीं हो पाती और बार बार तारीख पड़ती रहती है या थोड़ी सी गवाही होने के बाद फिर अगली तारीख पड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप लोकल कमिश्नर अपने एक्सपेंसिव पर कोर्ट से अपॉइंट करवा लें। लोकल कमिश्नर रिटायर्ड जजेस होते हैं या फिर एडवोकेट्स होते हैं। जो काम आपका एविडेंस का कोर्ट में कई बार 2-3 साल के अंदर भी नहीं हो पाता, वो लोकल कमिश्नर के आगे 1-2 महीने के अंदर एविडेंस पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपका केस फास्ट ट्रैक पर चला जाता है और जल्दी ही प्रोसीडिंग्स शीघ्र बढ़ती जाती हैं। साथ ही साथ आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रूव कराने के लिए आपको विटनेस बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका कोई विटनेस दूर है, अब्रोड है, वृद्ध है या किसी अन्य कारण से आने में असमर्थ है तो आप उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करा सकते हैं। दोस्तों जब एक बार एविडेंस दोनों पक्षों की कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद केस फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए फिक्स हो जाता है। ओरल आर्गुमेंट्स के साथ साथ आप रिटन आर्गुमेंट्स भी फाइल कर सकते हैं। ओरल आर्गुमेंट्स कई बार पार्ट्स में सुने जाते हैं क्योंकि कोर्ट में केसेस की अधिकता के कारण आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाते। ऐसे में आपका केस लिंगर ऑन होता रहता है। कई बार 3-4 डेट तक आर्गुमेंट्स ही कंक्लूड नहीं हो पाते और दूसरी पार्टी भी डेट पे डेट लेती रहती है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए आपको ओरल के साथ रिटन आर्गुमेंट्स भी फाइल कर देने चाहिए ताकि अगर पार्ट में ओरल आर्गुमेंट्स कंक्लूड ना हो पाए तो रिटन आर्गुमेंट्स के बेस पर केस डिसाइड किया जा सके। आपको रिटर्न आर्गुमेंट्स के साथ अपने जजमेंट्स जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उन्हें हाईलाइट करके और उसके ऊपर किस पक्ष की ओर से वो फाइल किए जा रहे हैं मेंशन करके अपने साथ में ही फाइल कर देने चाहिए। फाइनल आर्गुमेंट्स कंक्लूड होने के 30 दिनों से 60 दिनों के भीतर कोर्ट को फाइनल जजमेंट सुनाना होता है। ऐसा ऑर्डर 20 CPC में वर्णित है। दोस्तों अगर आपका केस अननेसेसरीली लिंगर ऑन होता जा रहा है तो आप अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एज पर योर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर केस पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और अगर अपीलेट कोर्ट्स को ये न्यायोचित लगता है कि आपके केस को टाइम बाउंड कर दिया जाए तो वो इसे एक समय सीमा के अंदर डिसाइड करने का ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर सीनियर सिटीजन हैं या आपका केस 5 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो ये भी आप बात ट्रायल कोर्ट में हाईलाइट करवा सकते हैं क्योंकि इस तरह के केसेस को एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हायर कोर्ट्स की तरफ से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप एप्लीकेशन फॉर प्रीपोनमेंट यानी अगर आपकी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट ने डेट लंबी लगा दी है तो उसे डेट छोटी करने के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक अतिरिक्त बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप हमेशा ऑब्जेक्ट करिए अगर दूसरी पार्टी अननेसेसरीली केस को डिले करने के लिए अर्जेंटमेंट पर अर्जेंटमेंट लेती है तो ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर 17 रूल CPC में ये वर्णित है कि एक पार्टी को पूरे ट्रायल के दौरान, पूरे केस के दौरान 3 बार से ज़्यादा अर्जेंटमेंट ग्रांट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कभी कोर्ट ये अलाउ भी करे तो आपको ये हमेशा ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि इसे सब्जेक्ट टू कोस्ट अलाउ किया जाए ताकि दूसरी पार्टी अर्जेंटमेंट लेने से हिचकिचाए और अर्जेंटमेंट ना ले। दोस्तों आप अपना केस मीडिएशन, लोक अदालत
काउंसलर या आर्बिट्रेटर के थ्रू भी डिसाइड करवा सकते हैं। सभी कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर बने हुए हैं। मीडिएशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको आपने जो भी कोर्ट फीस लगाई है वो सारी की सारी रिफ़ंड हो जाती है। यह सुविधा दोनों पक्षों के लिए है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के लिए। इसके बाद आप लोक अदालत में भी अपना केस डिसाइड करवा सकते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को सुनकर ही एक समझौता पर पहुँचा जाता है और डिसीजन दिया जाता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त फैमिली कोर्ट में काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट की गई है जो कि दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का काम करते हैं। यह इम्पोर्टेंट बात है कि सेटलमेंट का मतलब केवल आप ये ना समझें कि यहाँ पर दोनों पक्षों को एक साथ रहने के लिए समझाया जाता है। अगर आप दोनों ने तलाक लेने का डिसाइड कर लिया है तो सेटलमेंट के अंदर आपका एलिमनी का अमाउंट, बच्चों की कस्टडी और अन्य विवाद भी कि जिन शर्तों पर उनको किया जाना है सेटलमेंट को, उसकी भी एक रूपरेखा और सभी शर्तें दोनों पक्षों की रजामंदी से तैयार की जाती हैं, जिसके बेस पर आप दोनों का केस एमिकेबली सेटल हो जाता है। दोस्तों, कई बार हमारा केस हमारे ईगो की वजह से ही चल रहा होता है। ये आप सभी निर्णय लें कि आपका केस चलाने का उद्देश्य क्या है। आप क्यों अपना जीवन का अमूल्य समय कोर्ट में व्यतीत कर रहे हैं। आपका उद्देश्य मानवता की भलाई है, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। अगर कोई केवल नाक की लड़ाई लड़ रहा है तो यह सभी निर्णय लें कि ईश्वर की मानव रूप में दी गई यूनि क्यों वो हम कोर्ट में बिताकर कहीं अपनी हेल्थ, टाइम और मनी को व्यर्थ ही तो नहीं गंवा रहे। ये भी सोचें कि मानसिक शांति ज़्यादा बड़ी है या हमारा अहंकार। एक केस केवल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार को तनाव देता है। इसके अलावा कई बार हम थोड़े लीनियंट बनकर और समझदारी दिखाकर भी अपने केस को जल्दी डिसाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 6 लाख रुपए के लिए किसी के ऊपर केस डाला है और दूसरी पार्टी केस के डलते समय ही दूसरी पार्टी को 5 लाख रुपए देकर केस को समझौता करने के लिए तैयार है, तो आपको 5 साल केस चलाने के बाद 6 लाख रुपए लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप 5 लाख की एफडी कराकर 5 साल बाद 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट वैसे ही पा जाएंगे और इसके अलावा वकील की फ़ीस और लिटिगेशन के अन्य एक्सपेंसेस भी आपको बीच में झेलने पड़ेंगे। तो समझदारी उसी में होगी कि वो उसी समय केस डिसाइड करा के अमाउंट लेके अपना केस ख़त्म करके विड्रॉ कर दें। जो समय आप अपने कोर्ट में केस की तैयारी में व्यतीत कर रहे हैं, उतने समय में आप अपना जीवन में कुछ बड़ा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी सलाहें हमारे केस को जल्दी डिस्पोज ऑफ कराने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके केस में ये काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सत्यमेव जयते।